हेलो एवरीवन, दिस इज जीटी डिफेंस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग यहाँ पर अगर लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही है कि हमने यहाँ पर 50 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पर आप लोगों को आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन और टेक्निकल के लिए यहाँ पर क्या कराई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर सिंसियरली एक बार ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस के बारे में भी, और किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन कराई जाती है वो सारी जानकारी आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। और यूट्यूब पे इसके और लेक्चर भी हमारे पड़े हुए हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप लोग एक बार सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आप लोग ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, और अगर आप लोग ऑनलाइन ही तैयारी करना चाहते हैं तो आप जीटी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर कि आज का टॉपिक क्या हमारे पास रहने वाला है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो जंतु हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है, हमको ये देखना है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें किस तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। बट आज के लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से पोषण होता है। हम सभी को पता है मानव जो होता है, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, फूड खाते हैं। तो वहां पर से फूड से हमको एनर्जी जो मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, वही है हमारे पास न्यूट्रिशन। उसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको कहा जाता है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से जो हमारे अंदर पाचन तंत्र है उसके वजह से ही जो फूड होता है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, और जो डेली लाइफ के हमारे जो फंक्शंस है उनको फिर परफॉर्म हम कर पाते हैं। अगर बात करें मानव पाचन तंत्र की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके पार्ट कौन कौन से हैं, तो ये सभी पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ पर सबसे पहले आपको बकल कैविटी देखने को मिलेगा जिसको मुख गुहिका बोलेंगे, ग्रास नलिका देखने को मिलेगा, ओएसोफेगस जिसको कहेंगे। इसका नाम एक और नोट करेंगे, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, फूड पाइप भी कहा जाता है, ये नोट कर लेना, फूड पाइप भी इसको कहा जाता है, ग्रास नलिका को। अगर यहाँ पर बात करें तो भोजन नली, भोजन नली इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोजन नली भी इसको कहा जाता है, जिसको कि ओएसोफेगस या ग्रास नलिका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट करनी है, सारी चीजें आपको याद करनी है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आमाशय। आमाशय भी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, रेक्टम जिसको कहेंगे, और मलद्वार, यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर ये मानव पाचन तंत्र के यहाँ पर हिस्से हैं, मानव पाचन तंत्र के भाग हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर ये सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें इन सभी को, अगर हम इकट्ठा बोलें, ये सभी जो पार्ट्स हैं मानव पाचन तंत्र के, इन सभी को अगर एक साथ हम यहाँ पर बोलें तो इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यहाँ पर नोट कर लेंगे, इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। आहार नाल इसको यहाँ पर कहा जाता है, आहार नाल। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे कि अगर हम इन सब पार्ट को कनेक्ट करके बोले, एक साथ बोलें, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है शुरू से लेकर यहाँ पर, एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये मुख गुहा है यहाँ पर, जिसको हम बकल कैविटी कह रहे हैं। बकल कैविटी से चलते हुए यहाँ पर हम चलेंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये आपका ओएसोफेगस आपको देखने को मिलेगा, जिसको ग्रास नली का कह रहे हैं, भोजन नली भी कह रहे हैं। फिर यहाँ पर ये आमाशय में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, आमाशय में मिलेगा। यहाँ पर से आमाशय के बाद ये छोटी आंत आ जाएगी। ये छोटी आंत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। छोटी आंत के बाद ये जो छोटी आंत है ये बड़ी आंत में यहाँ पर मिल जाएगी, बड़ी आंत से मिलेगी। बड़ी आंत फिर इस तरीके से यहाँ पर चलती रहेगी, चलती रहेगी। यहाँ पर आपको मलाशय देखने को मिलेगा, रेक्टम जिसको हम कह रहे हैं, और फिर एनस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये ही है मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ से लेकर इसको, इस पूरे पाइप को अगर हम बोले एक बार तो इसको कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। और एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को नोट करना है, आपसे इस आहार नाल, एलिमेंट्री जो कैनाल है, इसकी लेंथ पूछी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 to 32
30 से 32 फीट इसकी लेंथ होती है अगर फीट में बात करें। और अगर यहाँ पर किस में बात करें, मीटर में बात करें तो 6 to 9 मीटर। आप लोगों को क्या नोट करना है, मीटर में बात करें तो 6 से 9 मीटर के करीब इसकी लंबाई होती है, और अगर फीट में बात करें तो 30 से 32 फीट के करीब इसकी लंबाई होती है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। आपसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो अगर हम क्या करें, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट इनको क्या कर दें, यहाँ पर एक साथ बोले तो इनको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। यहाँ पर इसको आहार नाल कहा जाता है। इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें सारी चीजें कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरीके से वर्क करती है, फंक्शन करती है, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मुख गुहिका से, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बकल कैविटी कह रहे हैं। मुख गुहिका जिसको कह रहे हैं, बकल कैविटी जिसको कह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज हमको देखने को मिलेगी। तो बकल कैविटी में आपको देखने को मिलती है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दांत देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे टीथ, दांत देखने को मिलते हैं। फिर बात करें यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, टंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टंग देखने को मिलता है, जिसको जीभ जीभ की बात करेंगे। और फिर यहाँ पर बात करेंगे किस चीज की, सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, जिसको हम बोलेंगे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। बात समझ में आ रही इतनी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, मुख गुहिका है, बकल कैविटी है, उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दांत, फिर देखेंगे हम यहाँ पर कि टंग जो जीभ है, और फिर देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। अगर जीभ की बात करें, जीभ का काम क्या होता है, यूज क्या होता है जीभ का, तो सबको पता है जीभ का काम क्या होता है, स्वाद। जीभ का काम क्या है, स्वाद का, टेस्ट का काम है। क्या काम है, टेस्ट करने का काम है। जो भी टेस्ट हमको महसूस होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर जीभ की वजह से होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर किस चीज की, सलाइवरी ग्लैंड की, लार ग्रंथि की बात करेंगे। तो लार ग्रंथि से यहाँ पर क्या रिलीज होता है, तो सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है, जिसको लार हम कहते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, लार रिलीज होता है, जिसको कि हम सलाइवा यहाँ पर कहने वाले हैं। और ये जो सलाइवा है, सलाइवा का यूज क्या होता है, सलाइवा का यूज क्या होता है, सलाइवा का यूज होता है मंड को शर्करा में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, शर्करा में कन्वर्ट करना। किसको, मंड को। मंड को कहा जाता है स्टार्च, आप सभी को पता है, स्टार्च आप सभी ने सुना ही होगा। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, शुगर को शुगर में कन्वर्ट करता है। किसको, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, तो यहाँ पर जो सलाइवा है, लार है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। हमने यहाँ पर देख लिया टंग का क्या यूज है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या यूज है। अब हमको यहाँ पर देखना है जो टीथ हैं वो क्या करते हैं। तो सबको पता है टीथ क्या करते हैं, जो भोजन होता है, फूड होता है, उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जो फूड है उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने का या काटने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं, टीथ करते हैं। और यहाँ पर दांतों के टाइप्स हैं, कितने तरीके के दांत यहाँ पर मौजूद रहते हैं मुख में, माउथ में कितने टाइप के यहाँ पर जो टीथ है वो मौजूद रहते हैं, सबको हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं बताऊं कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य होता है, ठीक है, वयस्क यानी कि एडल्ट जो पर्सन होता है, उसके मुंह में कितने दांत होते हैं, आप सभी को पता है 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत यहाँ पर होते हैं। 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ अ एडल्ट पर्सन, ठीक है, एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके मुंह में 32 दांत होते हैं। अब ये जो 32 दांत हैं वो बटे हुए होते हैं। किस तरीके से बटे हुए होते हैं, जो हमारे पास दो जबड़े हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं। और जो ये 16 दांत है उनको किस तरीके से हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं वो चीजें यहां पर देख लेते हैं। तो ये पीछे के जो 3 दांत यहां पर लिख लेना, ये 3 दांत हैं, 3 दांत इधर के हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, ये जो 3 का सेट यहां पर है और 3 का सेट यहां पर है, इनको कहा जाता है मोलर। इनके नाम ध्यान में रखेंगे, इनको क्या कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। मोलर को अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इनको चवर्णक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चवर्णक कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, क्या कहा जाता है, इनको चवर्णक कहा जाता है। फिर हम अगर आए, इससे आगे आए तो यहां पर ये 2 का सेट यहां पर बन रहा है और 2 का सेट यहां पर बन रहा है, ठीक है। 2 का सेट यहां पर बनेगा, 2 का सेट यहां पर बनेगा। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोला जाता है प्रीमोलर। इनको क्या कहा जाता है, प्रीमोलर कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो इनको कहा जाता है अग्र चवर्णक। इनको क्या कहा जाता है, अग्र चवर्णक कहा जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर यहां पर बात करें, एक एक का सेट यहां पर बन गया आपके पास। ये जो एक का सेट बन रहा है, एक दांत इधर का, एक दांत इधर का,
इनको कहा जाता है कैनाइन। इनको क्या कहा जाता है? कैनाइन कहा जाता है। कैनाइन कहा जाता है। हिंदी में बात करें कैनाइन को क्या बोलते हैं? तो रदनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रदनक यहाँ पर इनको कहा जाता है। और जो ये सबसे आगे दो दो के सेट बन रहे हैं, कितने के सेट बन रहे हैं? दो ये रहे और दो ये रहे। चार दांत यहाँ पर कौन से रहेंगे? इनको कहेंगे कृंतक। इनको क्या कहा जाएगा? कृंतक कहा जाएगा। कृंतक इनको कहा जाएगा। इंसीजर यहाँ पर अंग्रेजी में इनको कहा जाता है। तो ये आपके पास दांतों के सेट बन गए। कैसे याद रखेंगे? 321 इधर से, 321 इधर से और यहां पर 22 लिख देंगे। ठीक है, 321 इधर से लिखोगे, 321 इधर से लिखोगे और बीच में 22 लिख दोगे तो ये आपके पास दांतों के सेट बन जाएंगे। सबसे पीछे आएंगे मोलर, चवर्णक जिनको कहेंगे, फिर प्रीमोलर, अग्र चवर्णक इनको कहेंगे, फिर यहाँ पर कैनाइन आ जाएगा जिनको रदनक कहेंगे, और फिर सबसे आगे क्या देखने को मिलेंगे? कृंतक जिनको कि इंसीजर कहेंगे देखने को मिलेंगे। जैसा सेट आपको नीचे वाले जबड़े में दांतों का देखने को मिल रहा है, सेम सेट आपको ऊपर वाले जबड़े में भी देखने को मिलेगा। इस हिसाब से 16 और 16 32 दांत यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और ये वाला आपका पोर्शन जो था मुख गुहिका का वो कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है आपके पास तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रहेगा वो रहेगा यहाँ पर आमाशय। आमाशय से पहले हमने देखा था कि ओएसोफेगस जो फूड होता है वो ओएसोफेगस यानी ग्रास नलिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचेगा। ग्रास नलिका से पहुँचते हुए आमाशय में पहुँचेगा। बात समझ में आ रही है? तो आमाशय पे पहुँच जाएगा। यहाँ पर स्टोमच, तो स्टोमच हमको यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ना है। ओएसोफेगस का काम क्या है? जो मुख में भोजन था उसको कहाँ तक पहुँचाने का काम है? स्टोमच तक पहुँचाने का काम है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में आमाशय में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। आमाशय की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो परत है, सतह है, इनर लाइनिंग कहा जाता है उसको, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो वहाँ पर एक तो आपको ध्यान में रखना है म्यूकस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? म्यूकस रिलीज होता है जिसको श्लेष्मा कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो इसको श्लेष्मा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको श्लेष्मा कहा जाएगा, म्यूकस कहा जाएगा। यहाँ पर देखें, साथ ही साथ यहाँ पर HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो रिलीज होता है आमाशय में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेज भी रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेज भी रिलीज होती है जिनको पाचक रस हम यहाँ पर कहेंगे। क्या कहेंगे? पाचक रस कहेंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आमाशय में जो चीजें होती हैं वो है, एक तो है श्लेष्मा जिसको म्यूकस कहेंगे, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेज भी यहाँ पर रिलीज होंगी। ये जो डाइजेस्टिव जूसेज होती हैं इनका काम है जो प्रोटीन होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो बड़े प्रोटीन्स होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, प्रोटीन को तोड़ना, ये किसका काम है? यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेज है उनका काम है। बात समझ में आ रही है? और जो ये डाइजेस्टिव जूसेज हैं इनको काम करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराने का काम किसका है? यहाँ पर जो HCl है ये उसको अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन करवाता है? HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो डाइजेस्टिव जूसों को यहाँ पर अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करवाता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। अब तुमको पता है कि जो HCl होता है ये बहुत ही क्या रहता है? संक्षारक होता है, कोरेसिव होता है। ये क्या कर देता है? चीजों को जला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पेट को जलाने का काम कर सकता है। इसलिए पेट की प्रोटेक्शन के लिए जो पेट है वो म्यूकस की लेयर बना देता है। म्यूकस की लेयर बन जाती है पेट के चारों ओर। बात समझ में आ रही है? तो ये जो श्लेष्मा है ये इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट स्टोमच फ्रॉम एसिड। इसका काम क्या है? पेट को किससे बचाना? एसिड से बचाने का काम है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये तीनों चीजें यहाँ पर पेट में होती है। किस तरीके से इनके फंक्शन है, क्या ये करते हैं, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या होगा यहाँ पर, और आगे चलते हैं। यहाँ से ये आमाशय वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया। अब पहुंचते हैं हम छोटी आंत वाले पोर्शन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें होती है? अभी हमने देखा कि यहां से ये हमारे पास आमाशय, ये आमाशय है। आमाशय से अब यहाँ पर क्या आने लग जाएगा? ये छोटी आंत आने लग जाएगी। ये छोटी आंत हो जाएगी शुरू, यहाँ पर से छोटी आंत आने लग गई।
अब छोटी आंत में जैसे ही यहां से भोजन आता है तो यहां पर छोटी आंत में आते ही क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, दो ग्रंथियां हमको देखने को मिले। एक तो लीवर है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। एक बार इसको ढंग से देख लेते हैं। ये हमारे पास आमाशय है, ये क्या है, आमाशय है। ये उसके पीछे यहां पर देखो, ये लीवर, ये पूरा लीवर यहां पर देखने को मिल रहा है। कितना इधर से अगर हम इसको देखें तो ये पीछे पीछे यहां पर क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर है। तो यहां पर हमको नोट करना है, लीवर के बारे में थोड़ी जानकारी हमको ध्यान में रखनी है। लीवर जिसको कि क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है यकृत। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको आनी चाहिए, सारी चीजें हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। यहां पर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लीवर की जब हम यहां पर बात करेंगे तो लीवर कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का, ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हम बात करेंगे ये लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है, लाल भूरा होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। अगर हम बात करें यहां पर इसकी, जब हम बात करेंगे तो ये है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये है लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड है ये मानव शरीर में। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है कौन सी होती है, तो यकृत, यकृत यानी लीवर। लीवर की बात जब हम करेंगे तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहां पर कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, ठीक है। आगे बात करें यहां पर, इसमें से यहां पर एक चीज रिलीज होती है जिसको हम कहेंगे बाइल जूस। इसमें से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है, जिसको पित्त रस हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पित्त रस इसको कहा जाता है। तो बाइल जूस कहां से रिलीज होता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बाइल जूस, पित्त रस जो है वो कहां से सीक्रेट होता है, कहां पर से उसका स्राव होता है, कहां से रिलीज होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि कहां पर से होता है, यकृत से होता है, लीवर से यहां पर रिलीज होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बाइल जूस रिलीज तो यहां पर लीवर से होता है, ये रिलीज कहां से होता है, लीवर से रिलीज होता है। बट इसका जो स्टोरेज है, ये बात ध्यान में रखेंगे, बाइल जूस स्टोरेज आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाइल जूस स्टोरेज जो हमारे पास पित्त रस है, पित्त रस का भंडारण, पित्त रस का भंडारण, बाइल जूस का स्टोरेज कहां पर होगा, ये स्टोर कहां पर होगा, ये होगा पित्ताशय में। कहां पर होगा, पित्ताशय। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लेना, कंफ्यूज मत होना इसमें। बाइल जूस सीक्रेट तो कहां से हो रहा है, लीवर से हो रहा है, यकृत से हो रहा है। लेकिन अगर स्टोरेज की बात आएगी इसकी कि इसको स्टोर कहां पर होना है, कहां पर स्टोर होगा, पित्ताशय में होगा, गैल ब्लैडर में होगा। कहां पर होगा, ये जो गैल ब्लैडर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये थैली आपको देखने को मिल रही है यहां पर, गैल ब्लैडर में यहां पर ये स्टोर होने वाला है। आई होप ये चीज आपको समझ में। ये जो लीवर है, लीवर इसको सीक्रेट करेगा, लेकिन स्टोर कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, गैल ब्लैडर में यहां पर स्टोर होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। और ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने लग जाएगा। जब भोजन वगैरह हम करते हैं तो वहां पर फिर जो छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो यहां से ये पित्त रस भोजन में मिलता है। इतना आप लोग नोट करेंगे, इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, बाकी नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक तो हमने यहां पर क्या पढ़ लिया, यकृत, लीवर, लीवर का फंक्शन हमने पढ़ा, लीवर से क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है वो सब हमने यहां पर देखा। फिर एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहेंगे पैंक्रियाज। यहां पर ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला भाग, ये क्या है, ये पैंक्रियाज है। ये कौन सा भाग है, ये पैंक्रियाज है, जिसको अग्न्याशय हम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, अग्न्याशय यहां पर कहेंगे, पैंक्रियाज, अग्न्याशय, ठीक है। और जो अग्न्याशय होता है, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से क्या, इसका कलर ध्यान में रखना है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है लाइट येलो। इसका कलर ध्यान में रखेंगे, लाइट येलो इसका कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका, लाइट येलो कलर होता है, हल्का पीला रंग इसका होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, ठीक है। अगर यहां पर हम बात करें किस चीज की, यहां पर बात करेंगे इससे क्या चीज रिलीज होती है, इससे कौन सी चीज रिलीज होती है, तो इससे रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस यहां पर रिलीज होता है। किस चीज से, पैंक्रियास से, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, जिसको हम कहेंगे अग्न्याशयिक, अग्न्याशयिक यहां पर रस इससे सीक्रेट होगा, रिलीज होगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है,
ध्यान रखने वाली बात एक और यहाँ पर है, जो हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर लीवर देखा था, लीवर से क्या निकल रहा था, बाइल जूस निकल रहा था, लीवर से बाइल जूस जो निकल रहा था। बाइल जूस का काम क्या होता है, तो बाइल जूस का काम होता है जो पित्तरस है, पित्तरस जो है, इसको एक बार मिटा देता हूं, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है कर सकते हो। यहां पर बात करें जो बाइल जूस है, बाइल जूस का काम, बाइल जूस का काम होता है जो फैट्स होते हैं, फैट्स जिसको वसा हम कहते हैं, वसा को कन्वर्ट करने का काम होता है इसका, वसा को कन्वर्ट करने का काम होता है किस चीज में, ये वसा को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में, किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स में, वसीय अम्लों में कन्वर्ट करता है, वसीय अम्ल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, यहां पर बाइल जूस का है, वसीय अम्ल, ठीक है ना, ये बात हम यहां पर ध्यान में रखेंगे। ये किसका पाचन करता है, बाइल जूस पाचन करता है किस चीज का, वसीय अम्ल, फैट्स का पाचन करता है, वसीय अम्ल या फिर और एंड लिखना है यहां पर एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में यहां पर कन्वर्ट करता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैटी एसिड का कन्वर्जन ध्यान में रखेंगे किस किस चीज में यहां पर करता है, फैट्स का यहां पर कन्वर्जन किस किस चीज में करता है, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में यहां पर कन्वर्जन होता है। ये कौन करता है, बाइल जूस, जो पित्तरस है वो इसका कन्वर्जन करता है, ठीक है ना। कहां पर ये प्रोसेस चल रही है, तो छोटी आंत में चल रही है, कहां पर चल रही है प्रोसेस, छोटी आंत में ये प्रोसेस चल रही है। अब बात करेंगे, हमारे पास दो और चीजें हैं, दो और चीजें कौन कौन सी है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन अगर हम यहां पर देखें, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन करता है पैंक्रियाटिक जूस, कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस, कहां से निकल रहा था, अग्न्याशय से। पैंक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इस बात को नोट कर लेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और तीसरी चीज कौन सी बची यहां पर, प्रोटीन, तीसरी चीज कौन सी बची, प्रोटीन, प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड बात करेंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है कौन, यहां पर जो पैंक्रियाटिक जूस है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में यहां पर कन्वर्ट करता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो तीन चीजें हमने यहां पर देखी, वसा जो फैट है, फैट का कन्वर्जन किस में होगा, फैट का कन्वर्जन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होगा, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किस में होगा, ग्लूकोज में होगा, और प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में होगा। जो हमने देखा कि फैट्स है, फैट्स का कन्वर्जन फैटी एसिड में बाइल जूस करता है, और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, ये कन्वर्जन कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस करता है, आग्नेयाशयिक रस करता है। इतनी चीजें आप लोगों के यहां पर ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही ये सब चीजें यहां पर हुई, ये और आगे बढ़ता है यहां पर, और इसका पाचन और आगे बढ़ता है। फिर छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें आगे क्या होता है, यहां पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उंगली नुमा संरचनाएं, उंगली नुमा संरचनाएं, उंगली नुमा संरचनाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही होंगी। उंगली नुमा ये संरचनाएं हैं, इसमें क्या रहती हैं, इसमें रक्तवाहिकाएं होती हैं, यहां पर क्या होती है, रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं होती है, रक्तवाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये उंगली नुमा संरचनाएं हैं, ठीक है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर ब्लड वेसल्स रहती हैं। अगर इनकी बात करें, इनको कहा क्या जाता है, इनको कहा जाता है विली, इनको यहां पर विली कहा जाता है, विली हिंदी में बात करें रसांकुर, इनको क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, या फिर दीर्घ रोम कहा जाता है, इनको या तो रसांकुर कहा जाता है या दीर्घ रोम कहा जाता है। ये क्या करते हैं, अभी जो न्यूट्रिएंट्स आपने देखे थे, हमको क्या क्या मिला, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, हमको यहाँ पर अमीनो एसिड दिखा था, ग्लूकोज दिखा था, तो वो सब चीजें यहाँ एब्जॉर्ब होगी, उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वहां यहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, और उनको अवशोषण करके
उनका अवशोषण जब यहाँ से होता है तो फिर कहाँ तक पहुँचाया जाता है, सेल तक पहुँचाया जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं यहाँ पर से जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और उसके बाद कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, सेल तक पहुँचा दिया जाता है, कोशिकाओं तक उनको पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। फिर वहाँ पर जो ये ग्लूकोज वगैरह है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ पर ये कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। ठीक है ना, कोशिकाओं जो सेल्स होती है, सेल में फिर इसका कन्वर्जन होता है किस चीज़ में, एनर्जी में कन्वर्जन होता है। फिर हमारी बॉडी के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये सब किस में चल रहा था, छोटी आंत में चल रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा था। एक और चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर के करीब होती है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 7.5 मीटर की होती है। किसकी लेंथ की बात हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो इसकी लंबाई भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई। अब इतनी चीज़ें तो यहाँ पर होगी। अब कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा और वो अनडाइजेस्टेड फूड फिर कहाँ जाएगा, फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर किस में चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। ये बड़ी आंत तुमको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वहां पर उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां पर से वाटर जल जो है तथा किस चीज का, जो सॉल्ट्स होते हैं, लवण वहां पर मौजूद रहते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, इनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, किनका एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एंड सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। कहां पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर देखने को मिलता है इनका एब्जॉर्प्शन। तो इतनी चीजें यहां पर समझ में आएगी। अब अगर इसकी बात करें, इसकी भी लेंथ यहां पर नोट कर लेना, 1.5 मीटर के करीब इसकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है, 1.5 मीटर के करीब इसकी भी लेंथ होती है। यहां पर से जो अब क्या बचेगा हमारे पास, वेस्ट मटेरियल बचेगा। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ जो बचेगा वो क्या होगा, ये बड़ी आंत से कहां पर जमा हो जाएगा, यहां पर मलाशय, जिसको हम रेक्टम कह रहे हैं। रेक्टम बड़ी आंत का ही एक पार्ट है। ठीक है, रेक्टम जिसको मलाशय हम यहां पर कह रहे हैं वो बड़ी आंत का ही एक पार्ट है। और उसके बाद यहां से जो एनस है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, मल द्वार कहेंगे या फिर गुदा भी कहते हैं इसको, यहां पर से जो क्या है वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से हमारे पास जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम था हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर से किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो मुझे लगता है अब आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, जो कि लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है, लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी विच इज इन रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो इसको तुमको पता है कौन है, यकृत है। लीवर की बात हो रही है, कब आ रखा है, 17 अप्रैल की शिफ्ट 1 में आ रखा है, 21 अप्रैल की शिफ्ट 1 में आ रखा है। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सबको पता है लीवर में होता है। ठीक है ना, ये देखो 3 शिफ्ट में आ रखा है यहाँ पर। कर लेंगे इसको भी। आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कर लेंगे इसको भी, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, ये भी आप लोग यहाँ पर बताएंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हुआ तो इसका भी आंसर आप लोग खुद से कर लेंगे। यहाँ पर बात करेंगे आहार नाल की लंबाई, मैंने आपको लिखा रखी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, भोजन कहाँ पर पाचन किया जाता है, भोजन का कहाँ पर होता है। तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर पोर्शन कहाँ पर हो रहा था, छोटी आंत में। सारी चीज़ें कहाँ पर परफॉर्म हो रही थी, छोटी आंत में। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे छोटी आंत में। छोटी आंत में यहाँ पर चीज़ें हो रही थी, डाइजेशन कहाँ पर हो रहा था, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। कर लेंगे इसको, कोई इसमें प्रॉब्लम किसी को। आगे देखते हैं, पाचन तंत्र में सहायक नहीं है, तो ऑप्शन में तुम्हारे पास लंग्स दिए गए थे। ठीक है, लंग्स, फेफड़े इसका पार्ट नहीं होता है, पाचन तंत्र में इसका कोई काम नहीं होता है। आगे देखते हैं, वसा का पाचन कहाँ पर होता है, फैट्स कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, ये भी आंसर आप लोग खुद से करेंगे, ये मैंने अभी आप लोगों को कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रास नली का संबंध किस चीज से है, उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यहां पर से आप लोगों को पता है ये पाचन तंत्र का पार्ट है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब आपके पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे। इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आज की क्लास समाप्त होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर
सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो सभी चीज़ें यहाँ पर जो मैंने कराई उनका नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से उनको एक बार रिवाइज कर लेना, और जो आने वाले जितना भी हमारे पास सिलेबस बचा है सबका सब कवर किया जाएगा यहाँ पर। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर आने वाले लेक्चर्स में।